वो शायद तारीख की सबसे मनहूस सुबह थी। सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी बगदाद पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हवा में धुएं के इतने काले बादल थे कि दिन भी रात लग रहा था। ये था फरवरी 1258। शहर में दरियाए दजला बह तो रहा था, लेकिन उसमें साफ पानी नहीं था, बल्कि ये काले और लाल रंग का दरिया था। लाखों किताबों की स्याही से काला और लाखों इंसानों के खून से लाल। दुनिया इस्लाम का मरकज दारुल खिलाफत खत्म हो गया। लग रहा था क़यामत आ चुकी है। तभी सादी शिराजी ने वो नोहा लिखा जिसका एक शेर तो दिल को काट देता है। ए मोहम्मद गर क़यामत मी बरारी सरज खाक, सर बराबर वी क़यामत दर मियाने खल्क बीन। कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप क़यामत के दिन ही अपने मज़ार से सर बाहर निकालेंगे तो अभी सर उठाइए और इस क़यामत को देखिए। आप उस तड़प को महसूस कर रहे हैं जो उस अजीम सानहे के बाद मुसलमानों के दिल में थी। हम शायद उसका अंदाज़ा भी न कर पाए, लेकिन ये मुसलमानों के लिए गम का नहीं, संभलने का वक्त था। क्योंकि बगदाद और फिर दमिश्क छिन जाने के बाद अब बिल्कुल क्लियर था कि अगली बारी काहिरा की होगी, मुसलमानों का फाइनल स्ट्रॉन्ग होल्ड। और फिर जिसका इंतजार था, जिसका खौफ था, मिस्र के सुल्तान को वो खत भी मिल गया। खत क्या समझे, डेथ वारंट था। मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने लिखा था, ये उसका फरमान है जो सारी दुनिया का आका है। अतात कबूल कर लो, तुम्हें छोड़ देंगे। अगर बात ना मानी तो वो करेंगे जो आसमान लाजवाल के सिवा कोई नहीं जानता। ये खत नहीं, जंग का ऐलान था। पूरी दुनिया इस्लाम खामोश खड़ी थी, सांसें थम चुकी थीं और सबको यकीन था कि अब मिस्र भी राख का ढेर बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह न करे मक्का और मदीना भी महफूज नहीं रहेंगे। इन बदतरीन हालात में जब हर तरफ मायूसी का अंधेरा था, रोशनी की एक किरण निकली। एक गुलाम बादशाह उठा और उसने वो कर दिखाया जो तारीख में कभी कोई नहीं कर पाया था। नाम था सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज। वो कि जिसने मंगोलों से रहम की भीख नहीं मांगी, बल्कि डंके की चोट पर उन्हें ललकारा और फैसला किया कि हमने मरना भी है तो सर झुकाकर नहीं मरेंगे, मैदान जंग में लड़कर मरेंगे। जब जान देनी ही है तो जान लेकर मरेंगे। आए इस दरीचा पर हिस्ट्री के सबसे बड़े कमबैक की कहानी सुनाते हैं। आपको लिए चलते हैं बैटल ऑफ एन जालूत में, जहां एक तरफ गुलाम थे और दूसरी तरफ मंगोल सुपर पावर। मंगोल, ये नाम सुनकर आज हमें फॉरेन हिस्ट्री याद आ जाती है, लेकिन 13th सेंचुरी में इस नाम का मतलब था सिर्फ और सिर्फ मौत। अजीम दीवारें चीन से लेकर पोलैंड के बर्फानी मैदानों तक, समरकंद के बाजारों से बगदाद के महलात तक, जो भी मंगोलों के रास्ते में आया मिटा दिया गया। सेंट्रल एशिया में ख्वारिज़म शाही एम्पायर, जो अपने वक्त की बहुत बड़ी पावर थी, मंगोलों ने ऐसे खत्म कर दी जैसे चूंटी को मसल दिया जाता है। लाखों लोग कत्ल कर दिए गए, खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए। खौफ और डर ऐसा था कि मुसलमान दिल से समझने लग गए थे कि मंगोल असल में याजूज माजूज हैं, यानी क़यामत की निशानी है, इसलिए उन्हें हराना मुमकिन नहीं। यानी मुसलमान साइकोलॉजिकली भी हार चुके थे। तब मिस्र में ममलूक राज था। ममलूक मतलब गुलाम। जी हाँ, ये गुलाम बादशाह थे। ये वो लोग थे जिन्हें मंगोल हमले के बाद सेंट्रल एशिया और कोहकाफ के इलाकों से गुलाम बना बनाकर मिडिल ईस्ट में लेकर आए थे और उन्हें बेच दिया था। ये गुलाम बाद में अयूबी सल्तनत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। ये अयूबी फौज की एलीट फोर्स बना दिए गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की औलाद जब हुकूमत संभाल नहीं पाई तो वो पावर वैक्यूम पैदा हुआ जिसमें ममलूक ही वाहिद कुव्वत थे जो उस वैक्यूम को फिल कर सकते थे। देखें, तारीख भी कैसी अजीब चीज है कि मगरिब में अभी 18वीं सदी तक गुलाम सिर्फ और सिर्फ गुलाम ही थे, बल्कि उनकी औलादों को तो आज तक वो मकाम नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। लेकिन इस्लाम में सदियों पहले गुलामों ने एक नहीं कई बड़ी बड़ी रियासतें बनाई। हिंदुस्तान में खानदान गुलामा और मिस्र में ममलूक। खैर, तो जब मंगोल खतरा सर पर था तब मिस्र में एक ममलूक सैफुद्दीन कुतुज की हुकूमत थी, जो खुद मंगोलों के सबसे बड़े दुश्मन थे। और उनका ये झगड़ा सिर्फ दीन का नहीं था, जमीन का नहीं था, बल्कि ये पर्सनल लेवल पर भी था।
क्योंकि मिस्र का सुल्तान बनने से पहले, गुलाम बनने से पहले वो ख्वारिज़म शाही एम्पायर में एक शहजादे थे। जी हाँ, उसी सल्तनत में जिसे मंगोलों ने बर्बाद कर दिया था। सैफुद्दीन ने अपने ख़ानदान को मरते हुए देखा, अपने शहरों को बर्बाद होते देखा, फिर खुद को गुलाम बनते और दमिश्क में गुलामों की मंडी में बिकते हुए भी देखा। इसलिए उनके लिए ये जंग सिर्फ इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी, मंगोल ममलूक जंग भी नहीं थी। ये जालिम और मजलूम की और अपने हर प्यारे का बदला लेने की भी जंग थी। सैफुद्दीन मंगोलों को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि मंगोलों से रहम की अपील करना ऐसा ही है जैसे सांप से दोस्ती। मंगोल सिर्फ और सिर्फ एक जबान समझते हैं, तलवार की जबान। इसलिए जब मंगोल सफीर काहिरा पहुंचे और अपने साथ हलाकू खान की धमकी भी लाए तो काहिरा के बहुत से अमीर डर गए। सबने कहा भाग जाना चाहिए, इताअत कबूल कर लेते हैं, क्योंकि मंगोलों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दरबार में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, ये मुकाबला करने का वक्त है। दूसरा बंदा कौन था ये थोड़ा आगे चलकर बताता हूँ। अभी ये जानते हैं कि इस धमकी का जवाब कैसे दिया गया। चारों मंगोल सफीरों को दरबार में बुलाकर कत्ल कर दिया गया और उनके सर काहिरा के बाबे जुवैला पर लटका दिए गए। सफीरों को कत्ल करना तो वैसे गलत था, फिर मंगोल सफीर, ये तो शेर के मुंह में हाथ देने जैसी हरकत थी। लेकिन सैफुद्दीन जानते थे कि अगर अपनी कौम को लड़ाना है तो उन्हें वापसी के सारे रास्ते बंद करना होंगे, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। क्लियर मैसेज दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी, या हम रहेंगे या तुम रहोगे। लेकिन क्या मंगोलों को हराने के लिए सिर्फ जज्बे से काम चल सकता था? वो दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर मशीन थे। उन्हें तोड़ने के लिए तो ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो मंगोलों की तरह सोचे। सैफुद्दीन कुतुस को एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो बहादुर भी हो और चालाक भी, और हाँ, जो मंगोलों से लड़ना भी चाहता हो। वो था दरबार का वो दूसरा बंदा जिसने कहा था कि मंगोलों से लड़ना पड़ेगा। नाम था रुकनुद्दीन बैबर्स। नीली आंखों वाला, लंबा तड़ंगा और भला का जंगजू। लेकिन एक मसला था, मंगोलों से लड़ने पर तो दोनों मुत्तफिक थे, मगर वैसे बैबर्स और कुतुस की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। बहरहाल ये वक्त इख्तिलाफ का नहीं था, मौत सर पर मंडला रही थी। इसलिए मुत्तहिद होना और मिलकर वो फैसला करना पड़ा जिसे पागलपन कहना चाहिए। हलाकू खान की फौज बगदाद के बाद दमिश्क को भी लताड़ चुकी थी और शाम के कई शहरों को कुचलने के बाद अब उसके कदम काहिरा की तरफ बढ़ रहे थे। हलाकू को अगर हम चंगेज़ खान की लेगेसी का असल अलमबरदार कहें तो गलत नहीं होगा। उसके अंदर जुल्म और बर्बरियत का बिल्कुल वही मटेरियल था जो उसके दादा चंगेज़ खान का ट्रेडमार्क था। लेकिन किस्मत देखें, जब वो मिस्र को ख़त्म करने के लिए आ रहा था, एन उसी वक्त मंगोलिया से खबर आ गई कि ग्रेट खान मोंगू खान का इंतकाल हो गया है। मंगोल कानून के मुताबिक नए खान के इंतखाब के लिए तमाम शहजादों और जर्नेलों को मंगोलिया आना पड़ता था। इसलिए हलाकू खान को अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वापस जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी हलाकू अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा शाम में छोड़ गया। ये तकरीबन 20,000 मंगोल फाइटर्स थे जिनकी लीडरशिप एक खतरनाक जनरल कितबूगा के हाथ में थी, जिसे यकीन था कि हम 20,000 ही मिस्र को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होंगे। अब इसे मिसकैलकुलेशन कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, या फिर ममलूकों की किस्मत, वजह जो भी हो, ये फैसला था जिसकी वजह से ममलूकों को जंग से पहले ही एक एडवांटेज मिल गया। लेकिन क्या इतना मार्जिन काफ़ी था? सैफुद्दीन कुतुस और बैबर्स को एक मास्टर बैटल प्लान दरकार था, और दोनों का कहना था कि किलों में छुपकर इंतजार नहीं करना चाहिए, डिफेंस नहीं करना, आगे बढ़कर अटैक करना है। ममलूक फौज काहिरा छोड़कर बाहर निकल आई, आगे बढ़ती रही और पहुंच गई फ़लस्तीन में एक ऐसी जगह पर जिसे ऐन जालूत कहते हैं, यानी जालूत का चश्मा। कहा जाता है यही वो जगह है जहां हजारों साल पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को हराया था, यानी डेविड वर्सेस गोलायत। शायद तारीख एक मर्तबा फिर खुद को दोहराने वाली थी। एक छोटा सा लश्कर और सामने बहुत बड़ी बला। बैबर्स ने अपना जाल बिछा लिया था, वो चाल जिसके जरिए मंगोल आधी दुनिया फतह कर चुके थे। ऐन जालूत में वही चाल उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। वो दिन आ गया जब शिकारी खुद शिकार होने वाला था। 3 सितंबर 1260 का सूरज तुलू हुआ। मंगोल जनरल कितबूगा 20,000 फौज के साथ
ऐन जालूद की वादी में मौजूद था। उसे यकीन था कि ममलूक डरकर भाग जाएंगे या किलों में छुप जाएंगे, लेकिन उसे सामने एक ममलूक दस्ता नजर आया जिसकी क़यादत बैबर्स के पास थी। कितबुगा हंसा, सोचा कि ये गुलाम तो पागल हो गए हैं, ये हमसे मुकाबला करेंगे। उसने हमला करने का हुक्म दिया। मंगोल घोड़े दौड़ पड़े और तीरों की बारिश शुरू हो गई। बैबर्स और उसके साथियों ने थोड़ी देर तक मुकाबला किया और फिर वही हुआ जिसकी मंगोलों को उम्मीद थी। ममलूक भागना शुरू हो गए, बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक। लेकिन ये पसपाई इतनी नेचुरल थी कि मंगोलों को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये तो वही चाल है जो वो खुद आजमाते आए हैं। कितबुगा चीखा, जाने मत देना, आज एक भी ममलूक जिंदा नहीं बचना चाहिए। मंगोल तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो मौत के कुएं में उतर रहे हैं। चंगेज खान की चाल आज उसी की औलादों पर इस्तेमाल हो रही थी। बैबर्स मंगोल लश्कर से कुछ देर मुकाबला करता, फिर अपनी फौज कुछ पीछे हटाता। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वादी के बिल्कुल बीच में ले आया, जहां पहाड़ियों के बीच में रास्ता तंग हो रहा था। मंगोल पूरी रफ्तार से अपने शिकार को काबू करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन पर खून सवार था और उनका डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। और फिर जैसे ही आखिरी मंगोल सिपाही वादी के तंग हिस्से में दाखिल हुआ, जाल फेंकने का वक्त आ गया। सुल्तान कुतुस के एक इशारे के साथ पहाड़ियों के ऊपर से नकारे बजने लगे और फिर हजारों की ममलूक फौज अल्लाह अकबर के नारों के साथ पहाड़ियों के पीछे से निकल आई, दाएं से भी बाएं से भी। मंगोल हैरान रह गए, ये क्या हुआ? वो घिर चुके थे। उनके बिल्कुल सामने बैबर्स था, जो अब तक भाग रहा था लेकिन अब पलट चुका था। लेकिन एक मिनट, ये मंगोल थे, दुनिया के बेहतरीन जंगजू। उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। हर तरफ से फंस जाने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं घबराए। कितबुगा ने फौज को रीऑर्गेनाइज किया और ममलूक लेफ्ट विंग पर इतनी ताकत से हमला किया कि उनके पांव उखड़ने लगे। सिपाहियों की एक के बाद एक सफ टूट रही थी, गिर रही थी। ऐसा लग रहा था बिछाया गया जाल टूट जाएगा और ये प्लान खुद ममलूकों के गले में पड़ जाएगा। शिकस्त सर पर मंडलाने लगी। ये लम्हा था डू और डाई का, और इस मोमेंट पर सैफुद्दीन कुतुस ने वो किया जो कोई आम सुल्तान न करता। वो मंगोल हमला तूफान की तरह था। ऐसा लग रहा था बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? सैफुद्दीन कुतुस की नजरों के सामने एक मंजर घूम गया। अब काहिरा जलेगा, उसकी तारीख हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि अगर मिस्र ना रहा, जो उस वक्त सरजमीन मुक़द्दस हिजाज का रखवाला था, मुसलमानों के 3 मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का, मदीना और अल-कुद्स मिस्र ही के कंट्रोल में थे, अगर वो भी हार गया तो क्या होगा? ये सोचकर सैफुद्दीन की रूह कांप उठी। उन पर जुनून तारी हो गया। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया, अपना हेलमेट उतारकर जोर से जमीन पर मारा ताकि फौज उनका चेहरा देख ले, और फिर तलवार हवा में लहराई। सुल्तान का चेहरा मिट्टी से अटा हुआ था, आंखों में आंसू थे और बालों में सहरा की धूल। उन्होंने अपनी बिखरती हुई फौज पर एक नजर डाली और एक आवाज लगाई, ऐसी आवाज जिसने वक्त को रोक दिया। उसमें तड़प थी, जुनून था। वाह इस्लामा, वाह इस्लामा, यानी हाय मेरा इस्लाम, हाय मेरा इस्लाम। ये किसी बादशाह या सुल्तान का हुक्म नहीं था, ये इस्लाम के बेटे की फरियाद थी, जो अपने सामने अपने दीन को मिटता हुआ देख रहा था। कुतुस के दिल में एक ही आवाज थी, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे को आज बस एक बार फतह दे दे, उसके बाद चाहे मौत दे देना। और फिर वो अकेले बगैर किसी की परवाह किए सीधा मंगोल फौज में घुस गए। ममलूक आर्मी ने अपने सुल्तान को नंगी तलवार हाथ में लिए बगैर हेलमेट के यूं मौत के मुंह में जाते देखा तो भागते हुए कदम रुक गए। हर सिपाही ने सोचा, जब सुल्तान मर रहा है तो हम जीकर क्या करेंगे? पूरी वादी एक मर्तबा फिर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया। जमीन कांप उठी। मंगोल जो कभी पीछे नहीं हटे, आज ममलूकों के सामने कट रहे थे, मर रहे थे। उनका जनरल कितबुगा चाहता तो आसानी से भाग सकता था, लेकिन मंगोल भागते नहीं। वो आखिरी वक्त तक पूरी बहादुरी के साथ लड़ता रहा, यहाँ तक कि उसका घोड़ा मारा गया और फिर बिलाखिर वो पकड़ा गया। ममलूक जीत गए, मंगोल हार गए। तारीख में पहली बार सैफुद्दीन कुतुस सजदे में गिर गए। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी, मंगोल एम्पायर की फौज, एक गुलाम बादशाह के कदमों में पड़ी थी। कुतुस ने वहीं मैदान जंग में ही कितबुगा को कत्ल करने का हुक्म दिया, और उसके मरते ही मंगोलों के इनविंसिबल होने का भरम भी हमेशा के लिए टूट गया। दुनिया ने देख लिया कि वो याजूज माजूज नहीं, इंसान है,
और उन्हें हराया जा सकता है। सैफुद्दीन कुतुज़ के लिए ये पहला मौका नहीं था जब वो एक अजीम फौज में शामिल थे। सिर्फ 10 साल पहले सन 1250 में जब सेवेंथ क्रूसेड हुई थी, फ्रांस के किंग लुई ने मिस्र पर हमला किया था, तो अल मंसूरा की जंग में उन्हें हराने वाली फौज में भी कुतुज़ शामिल थे। यानी कुतुज़ ने एक तरफ यूरोप के क्रूसेडर्स को रोका तो दूसरी जानिब एशिया के मंगोलों को भी, और दोनों मर्तबा वो उस फौज का पार्ट थे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन ऐन जालूत में सिर्फ मैदान जंग में कामयाबी मिली थी, सियासत के मैदान पर क्या होना है ये अभी बाकी था। सैफुद्दीन कुतुज़ एक हीरो की तरह काहिरा वापस आ रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो अपने तख्त की तरफ नहीं, अपनी कब्र की तरफ जा रहे हैं। मंगोल तूफान टल चुका था, मिस्र बच चुका था और सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ एक मसीहा बन चुके थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा हलाकू खान से नहीं, अपनों से है, मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स से है। हुआ ये कि सैफुद्दीन कुतुज़ ने बैबर्स से वादा किया था कि वो कामयाबी के बाद उसे शाम के शहर हलब का गवर्नर बना देगा, और जब इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, वो भी बैबर्स की वजह से, तो कुतुज़ को लगा कि अगर बैबर्स को शाम दे दिया तो वो वहां एक अलग हुकूमत बना लेगा। हिस्टोरियंस कई दूसरी वजूहात भी बयान करते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये सैफुद्दीन की बड़ी गलती थी। दरबार में वैसे भी उसके मुखालिफ बहुत सारे थे, क्योंकि ममलूक दरबार जरा मुख्तलिफ किस्म का होता था। मैंने बताया था ना कि ये बादशाह पहले गुलाम थे, उनके यहाँ बादशाहत भी बेटों में या औलादों में कम ही चलती थी। समझे, एक जमहूरी किस्म का स्ट्रक्चर था जिसमें ममलूक अमीर खुद फैसला करते थे कि अब हुकूमत कौन करेगा। बैबर्स वैसे भी बहुत पॉपुलर था, मंसूरा की जंग में उसने बड़ा किरदार अदा किया था, और अब ऐन जालूत की कामयाबी के बाद तो उसकी शोहरत आसमान पर पहुंच गई थी। तो अभी सुल्तान कुतुज़ काहिरा पहुंचे भी नहीं थे कि एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले और वहां उन्हें कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, सैफुद्दीन, जिन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हराया था, अपने ही लोगों के हाथों मारे गए। वो सैफुद्दीन जिसने मिस्र पर सिर्फ 11 महीने हुकूमत की, जिन्होंने इस्लाम को बचा लिया, लेकिन इनाम में उन्हें मिली मौत। शायद ऐन जालूत के मैदान में मांगी जाने वाली वो दुआ कबूल हो गई कि ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे को आज बस एक बार फतह दे दे, उसके बाद चाहे मौत दे देना। इस मौत की वजह जो भी हो, आज हमें यही लगता है कि सैफुद्दीन ममलूक सियासत का खूनी उसूल भूल गए थे कि तख्त उसी का है जो उसे छीनने की ताकत रखता है। लेकिन इस जश्न के मौके पर ऐसा क्यों किया गया, ये आज तक समझ नहीं आया। ज्यादातर हिस्टोरियंस का कहना है कि उन्हें बैबर्स के ऑर्डर पर मारा गया। हकीकत क्या है? हुक्म वाकई उसी ने दिया था या ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है? क्योंकि बैबर्स के कारनामे इतने ज्यादा हैं और इस लेवल के हैं कि हो सकता है उसके खिलाफ ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई हो। हकीकत जो भी हो, ये बात तो तय है कि सैफुद्दीन कुतुज़ के बाद बैबर्स ही नया सुल्तान बना। वो मलिक ज़ाहिर रुकनुद्दीन के नाम से तख्ते काहिरा पर बैठा। एक आम कहानी में तो उसे विलन होना चाहिए था, जालिम होना चाहिए था, लेकिन याद रखें, तारीख कभी फिल्मों की तरह सीधी नहीं होती। हो सकता है बैबर्स ने ही कुतुज़ को मरवाया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसने कुतुज़ के मिशन को कभी मरने नहीं दिया। ये एक जबरदस्त पैराडॉक्स है। बैबर्स ने 17 साल मिस्र पर राज किया और ये 17 साल ममलूक एम्पायर का गोल्डन पीरियड थे। ये बैबर्स ही था जिसने मंगोलों को दरियाए फरात के पार धकेला। वही था जिसने शाम और फलस्तीन में क्रूसेडर्स के आखिरी गढ़ खत्म किए, और वही था जिसने काहिरा को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया। तारीख आज भी कंफ्यूज है कि वो बैबर्स को क्या कहे, अपने मोहसिन का कातिल या इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज? शायद दोनों। और हमारे सामने ये बात भी क्लियर हो जाती है कि रियासत के और सियासत के कोई जज्बात नहीं होते। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। काहिरा में तो हुकूमत बदल गई थी, लेकिन हलाकू खान अभी जिंदा था। जब उसे खबर मिली कि उसकी फौज यूं बर्बाद हो गई है और उसका फेवरेट जनरल मारा गया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। कसम खाई कि दरियाए नील के पानी को भी खून से लाल कर दूंगा। और यकीन करें, अगर हलाकू खान वाकई काहिरा तक आ जाता तो ऐसा हो भी जाता। लेकिन यहाँ अल्लाह ने मदद के लिए ऐसे बंदे को भेजा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हलाकू के अपने कजन चंगेज खान के ही पोते ने उसे टक्कर देने का ऐलान कर दिया। नाम था बरके खान। मंगोलों की तलवार मंगोलों ही पर उठने वाली थी। बरके खान मंगोल सल्तनत गोल्डन होर्ड का बादशाह था।
वो चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोजी की औलाद था और सेंट्रल एशिया से यूक्रेन तक फैली हुई रियासत का मालिक था। और वो पहला मंगोल हुक्मरान था जिसने इस्लाम कबूल किया था। जब हलाकू खान ने 1258 में बगदाद को तबाह किया, खलीफा को कत्ल किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो बरके खान ने कसम खाई कि वो अपने मुसलमान भाइयों का बदला लेगा, क्योंकि उसे साफ नजर आ रहा था हलाकू तो बगदाद से आगे काहिरा और अल-कुद्स पर चढ़ाई कर रहा है और शायद फिर मक्का और मदीना पर हमला कर दे। चंगेज खान का कानून था कि मंगोल के खिलाफ नहीं लड़ेगा, लेकिन बरके ने कहा वो मंगोल बाद में है, पहले मुसलमान है, इसलिए उसने ऐलान जंग कर दिया। तो हलाकू जो मिस्र को तबाह करने के इरादे से निकला था, मजबूरन उसे बरके खान का मुकाबला करना पड़ा। और फिर मौजूदा चेचनिया में दरियाए तैरिक के किनारे दो मंगोल पावर्स का जबरदस्त मुकाबला हुआ। बरके ने हलाकू को इबरतनाक शिकस्त दी, इस तरह कि हलाकू की फौज का एक बड़ा हिस्सा भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, समझे डिवाइन इंटरवेंशन थी, एक गैबी मदद थी। बरके से हारने के बाद हलाकू कभी इतनी ताकत जमा नहीं कर सका कि मिस्र, शाम या हिजाज पर हमला करने की हिम्मत कर सके। उसका मिस्र फतह करने का ख्वाब अधूरा रह गया और इसी गम में कुछ ही अरसे में हलाकू मर गया। सोचें, अगर बरके खान ना होता तो क्या मिस्र हलाकू के लश्कर को रोक सकता था? शायद हाँ, शायद नहीं। हम कह सकते हैं कि ऐन जालूत ने इस्लाम को एक चांस दिया था, लेकिन बरके खान ने इस्लाम को नई जिंदगी दी। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। बरके और हलाकू की जंग ने मंगोल इत्तेहाद खत्म कर दिया। वो फिर कभी इतनी बड़ी पावर नहीं बन पाए कि इस्लाम के लिए खतरा बने, जबकि मिस्र में ममलूक एम्पायर मजबूत होती चली गई। इल्म, तहजीब, खिलाफत सब कुछ मिस्र आ गया। काहिरा को मिलने वाले इस उरूज की वजह सिर्फ दो लोग थे, सैफुद्दीन कुतुज और रुकनुद्दीन बैबर्स, लेकिन एक अनसंग हीरो भी था, बरके खान। इस पूरी तारीख में हमारे लिए आज भी एक सबक है। तारीख बड़ी हैरत अंगेज चीज है। हम पढ़ते हैं तो लगता है ये तो होना ही था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर उस दिन 3 सितंबर 1260 को कुतुज और बैबर्स का प्लान नाकाम हो जाता तो क्या होता? यकीनन सुकूत काहिरा, सुकूत बगदाद से भी बड़ा सानिया होता और इस नाकामी के साथ सरजमीन हिजाज की आखिरी डिफेंस लाइन भी खत्म हो जाती। इसलिए ऐन जालूत सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इस्लाम को मिलने वाली सेकंड लाइफ थी। ये वो दिन था जब हमारी तारीख ने अपनी सांसें रोक ली थीं और फिर एक नई सांस ली। उस दिन सैफुद्दीन कुतुज ने साबित किया कि लीडर वो नहीं होता जो लंबा अरसा हुकूमत करे, लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त पर मुश्किल फैसला करे। लेकिन उन्हें सिला क्या मिला? अपनों के हाथों मौत। लेकिन क्या वो हार गए? नहीं। आज 750 साल गुजरने के बाद भी जब कोई मजलूम जालिम के सामने डटकर खड़ा होता है तो उसमें कुतुज की रूह होती है। वो ही थे जिन्होंने हमें सिखाया कि जब वसाइल खत्म हो जाएं, जब उम्मीद की कोई किरण न हो, तब भी हथियार डालना कोई ऑप्शन नहीं होता, तब भी गैरत का रास्ता चुना जा सकता है। आज इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। मैं तो कहूंगा कि मंगोल थ्रेट से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। हमें लगता है कि हमारे मसाइल पहाड़ों से भी बड़े हैं और हम बहुत कमजोर हैं। इन हालात में हम किसी मौजज़े का, किसी मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐन जालूत का मैदान कहता है कौमें वसाइल से नहीं बचती, सिर्फ जज्बे से नहीं बचती, बल्कि बरवक्त फैसला और बेहतरीन स्ट्रेटेजी उन्हें बचाती है। अब फैसला आपका है, डर कर दब कर रहने वाली जिंदगी गुजारनी है या कुतुज जैसी वो छोटी सी जिंदगी जिसने तारीख को बदल दिया। और याद रखें, तारीख बुज़दिलों के बहाने नहीं लिखती, वो सिर्फ बहादुरों के फैसले लिखती है।